29वां दिन है और हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग सकुशल होंगे और पूरी तरह स्वस्थ होंगे। आज के डीएनए को हम प्रकृति के सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। प्रकृति के 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ खुद पृथ्वी है, जिसकी वजह से यह जीवन संभव हो पाया। दूसरा स्तंभ है मानवता, जिसके जरिए यह जीवन हमेशा गतिमान रहता है। और तीसरा स्तंभ है धर्म, जो पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को प्रकृति से जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे से भी जोड़ने का काम करता है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ये चेन टूटती है तो आज जैसे हालात पैदा होते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी की बात करेंगे, जो इस समय कोरोना वायरस के संकट से गुजर रही है। लेकिन कहते हैं हर संकट हमें एक अवसर भी देता है। कोरोना वायरस का ये संकट इंसानों के लिए तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन पृथ्वी इससे बहुत खुश है। आज पूरी दुनिया को अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाते हुए 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान करोड़ों लोग पृथ्वी को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे। हर वर्ष आज के दिन बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, प्रदर्शन भी किए जाते हैं, लेकिन इससे पृथ्वी को कभी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज जब दुनिया की आधी आबादी जबरदस्ती अपने घरों में बंद है, तब पृथ्वी अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटने लगी है। इन 50 वर्षों में हमने प्रकृति का जितना नुकसान किया, आज उसके लिए क्षमा याचना करने का दिन है। इसलिए आज हम इस अर्थ डे के मौके पर पृथ्वी के पिछले 50 वर्षों के सफर का एक विश्लेषण करेंगे और यह भी आपको बताएंगे कि इंसानों ने इस सफर में पृथ्वी का कितना नुकसान किया। इसके बाद हम प्रकृति के दूसरे स्तंभ यानी मानवता की बात करेंगे। हमारे देश में कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों का जीवन बचा रहे हैं, लेकिन एक खास विचारधारा के लोग इन्हीं की जान के दुश्मन बन गए हैं। डॉक्टरों को बचाने के लिए आज सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में एक बड़ा बदलाव किया है। अब डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करने वालों को 7 साल तक की सजा हो सकती है, यानी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज हम सरकार के इस बड़े फैसले के बारे में भी आपको बताएंगे और उन लोगों को भी बताएंगे जो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर इस तरह का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अब सावधान हो जाएं। और आखिर में हम प्रकृति और इंसानों को करीब लाने वाले धर्म की बात करेंगे, जिसकी कमान अक्सर साधु संतों के हाथों में होती है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक हिंसक भीड़ ने महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना को आज 6 दिन बीत चुके हैं। अब यह खबर मर चुकी है। अब इस पर ना तो कोई बात कर रहा है, ना ही कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ना किसी ने अपने अवार्ड वापस किए हैं, ना किसी को यह लगा कि संविधान खतरे में है, ना किसी को यह लगा कि लोकतंत्र खतरे में है। अब आप याद कीजिए, जब हमारे देश में कुछ महीने पहले नए नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया था, तब कैसे कुछ लोगों के लिए अचानक लोकतंत्र खतरे में आ गया था। शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शनों को संविधान को बचाने वाला बताया जा रहा था, लेकिन आज कोई भी इन साधुओं की हत्या के बारे में बात नहीं कर रहा। हमारे देश के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, अपने आप को लिबरल कहने वाले लोग हैं, सब के सब शांत बैठे हैं। आज पालघर की हिंसा में अपनी जान गंवाने वाले एक साधु का एक वीडियो आया है हमारे पास। यह वीडियो देखकर आपकी आत्मा तड़प उठेगी और आप खुद से भी यह पूछेंगे कि भला एक ऐसा नेक इंसान इतनी बेदर्द मौत क्यों मारा गया। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कोरोना से लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 123 साल पुराने राष्ट्रीय महामारी कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गयी। कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इस पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, महामारी कानून में संशोधन का ये प्रस्ताव डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों की सुरक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। नए राष्ट्रीय महामारी कानून के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हमला गैर जमानती होगा। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की जांच 1 महीने में पूरी होगी। 1 साल में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले पर फैसले का प्रावधान है।
स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले के खिलाफ आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सांकेतिक प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रदर्शन न करने का फैसला किया। अमित शाह ने डॉक्टरों के काम की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले 20,000 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,486 नए मामले सामने आए हैं और 49 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कोरोना संक्रमण के 20,471 केस सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 3,960 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से 652 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 700 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट मीटिंग में कहा कि कोरोना महामारी गंभीर संकट है और हमें इससे मिलकर निपटना है। कैबिनेट बैठक में कोरोना से निपटने के लिए इंतजामों की समीक्षा की गई। 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क इसके अभी 24-25 लाख है उपलब्धता और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। कोरोना के हालात और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और फीडबैक लेंगे। प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों से ये तीसरा संवाद होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री से चर्चा में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा सबसे अहम होगा। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री देश भर की ग्राम पंचायतों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के 106 साल के पूर्व विधायक नारायण जी से फोन पर बात की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के 99 साल के पूर्व विधायक रत्नाभाई थुम्मर से भी बात की थी। कोरोना से लड़ाई में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ की है। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हम आपके नेतृत्व और आपकी सरकार के कामों की सराहना करते हैं। भारत के लोगों ने लॉकडाउन का अच्छे ढंग से पालन किया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,156 हो गई है। कोरोना संक्रमण से दिल्ली में अब तक 47 लोगों की मौत हुई है, जबकि 611 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 27 मरीज आईसीयू में हैं। 28% ठीक हो चुके हैं लोग। अभी जो बचे हुए लोग हैं 1498, 72% लोग अभी एक्टिवली जिसे कह सकते हैं एक्टिव हैं। और जो जितने पेशेंट हैं उसमें से 27 पेशेंट आईसीयू में और 5 वेंटिलेटर पे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात एक हेड कांस्टेबल आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद स्पेशल सेल में तैनात 71 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक कर्मचारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित मिला है। इसके बाद नई दिल्ली नगर निगम ने राजीव गांधी भवन स्थित उड्डयन मंत्रालय के बी विंग को सील कर दिया है। दिल्ली सरकार ने फील्ड में काम करने वाले मीडिया कर्मियों की कोरोना जांच के लिए कोविड टेस्टिंग सेंटर बनाया है, जिसमें आज कई मीडिया कर्मियों की जांच की गई। तबलीगी जमात के मौलाना साद और निजामुद्दीन मरकज को मिलने वाली फंडिंग की जांच तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साद के साथ उन तमाम जमातियों के बैंक अकाउंट को भी खंगाल रही है जो जमात में शामिल होने आए थे और फिर मरकज से देश के तमाम हिस्सों में गए। दरअसल मौलाना साद के अकाउंट की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अकाउंट में जो पैसे आते थे वो 24 से 48 घंटे में दूसरे कई छोटे छोटे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते और फिर वहां से आगे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था कि पैसा आने के बाद कहां गया इसका पता आसानी से न लगाया जा सके। सूत्रों की माने तो कई बैंक अकाउंट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिली हैं। इसमें बड़ी साजिश का अंदेशा भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट और लॉकडाउन पर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों और टेस्टिंग के इंतजाम की समीक्षा की। सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 32 जिले कोरोना मुक्त हैं। टेस्टिंग की क्षमता काफी अधिक बढ़ गई है। इस कार्य को और तेजी से करने और मेडिकल टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग भी करने का निर्देश दिया गया और जो ऑलरेडी चल रहे हैं लैब्स उनके सुरक्षा उपकरण को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,412 हो गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से प्रदेश में 21 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कुल 165 मरीज अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज 2 गुटों में विवाद हो गया। सब्जी बेचने को लेकर हुए विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया। डीएम ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है।
लखनऊ में भी गश्त के लिए निकली पुलिस टीम के साथ लोगों की कहासुनी हुई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। यहाँ के बशीरहाट में लोग राहत सामग्री की मांग को लेकर सड़क पर बैठे थे, जिनको हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। हमले में 4 पुलिस वालों के घायल होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में ड्रोन की मदद से जंगल में छिपे 300 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 101 लोगों की सूची जारी की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि आरोपियों में कोई भी मुस्लिम नहीं है। अशा परिस्थितीत सुद्धा काही लोक मुंगेरी लाल के हसीन सपने पालन करतायत। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा है कि पालघर में छद्म रूप से सेवा और लालच को हथियार बनाकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिशें चालू हैं। साधुओं को चोर बताकर मारने के लिए ग्रामीणों को किसने भड़काया, ये पता लगाना जरूरी है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह इस इलाके के आईजी भी रह चुके हैं। इस बीच देश भर में साधुओं की हत्या का विरोध जारी है। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने संतों की हत्या के विरोध में अपने बाल मुड़वा लिए हैं। लॉकडाउन के समय में मैंने हिंदू रिवाजों के अनुसार अपने बाल उतार कर उन सत महात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूं। पालघर आदिवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन की बहुत सारी घटनाएं इससे पहले भी सामने आई हैं। इसके पीछे कौन कौन से शख्स हैं, क्या क्या इसके पीछे, हत्या के पीछे क्या क्या मकसद है, उसकी भी जांच देश के सामने आनी चाहिए। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि खालिद ने दंगों से पहले दिल्ली के कई इलाकों में भड़काऊ भाषण दिए थे। पुलिस जल्द ही खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली दंगों के आरोपी और आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ पुलिस ने यूएपीए के तहत कार्रवाई की है। ताहिर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने चांदबाग हिंसा और आईबी कर्मचारी अंकित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस बात का पता लगा रही है कि किसने साजिश रची थी और फंडिंग कहां से हुई। स्पेशल सेल की 5 टीम जांच में जुटी है। उमर खालिद पर कार्रवाई से पहले पुलिस ने जामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ पूर्व छात्रों को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा, ना उनके साथ कोई जाति होगी। इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। आज शुरुआत हम एक अच्छी खबर से करना चाहते हैं। कोरोना के संकट काल में हम सब ने यह देखा है कि जिस देश में लोग डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, उसी देश में कुछ लोग डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हें अपशब्द कह रहे हैं और कई जगह तो उन पर थूक भी रहे हैं। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिन्हें हम भगवान मानते आए हैं, उन्हें सुरक्षा देने के लिए अब सरकार को सख्त कानून बनाना पड़ा है। आज केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है जिसमें कोरोना वायरस से युद्ध लड़ रहे हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा कवच दिया गया है। सरकार ने 123 वर्ष पुराने वर्ष 1897 के एपिडेमिक एक्ट में एक संशोधन किया है और अध्यादेश के जरिए इसमें सख्त सजा का प्रावधान किया है। अब अगर किसी ने भी डॉक्टर, नर्स, मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ या फिर किसी स्वास्थ्य टीम से जुड़े किसी भी कर्मचारी पर हमला किया तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करने वालों का अपराध संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा, नॉन बेलेबल होगा, यानी बिना वारंट के आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और इन्हें जमानत भी नहीं मिल पाएगी। मामला दर्ज होने के 30 दिन में ही जांच पूरी करनी होगी और 1 साल में फैसला भी आ जाएगा। कम गंभीर मामले में दोषी सिद्ध होने पर 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा और गंभीर मामलों में दोषी सिद्ध होने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। एक विशेष प्रावधान यह भी किया गया है कि अगर स्वास्थ्य कर्मचारियों की गाड़ी या फिर डॉक्टर के क्लिनिक का नुकसान किया हो तो फिर उस गाड़ी या उस क्लिनिक की
मार्केट वैल्यू से दुगनी रकम हमलावरों से वसूली जाएगी। सरकार को यह अध्यादेश इसलिए लाना पड़ा क्योंकि देश भर में कोरोना फाइटर्स पर हो रहे हमले रुक नहीं रहे थे। खासतौर पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा था। और आपको याद होगा, हमने इंदौर और मुरादाबाद के हमले की तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां एक खास वर्ग, एक खास सोच वाले लोगों ने डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे मेडिकल स्टाफ पर हमला किया था, पत्थरबाजी की थी। ये मेडिकल टीम कोरोना के हॉटस्पॉट्स में जांच करने और संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों को क्वारंटीन में ले जाने के लिए वहां पर गई थी। लेकिन इन कोरोना फाइटर्स के लिए खुद अपनी जान बचाना वहां पर मुश्किल हो गया था। पूरे देश ने सारी तस्वीरें देखी थी। लेकिन क्या इंदौर और क्या मुरादाबाद, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर कोरोना की जांच के लिए गई मेडिकल टीमों पर हमले किए जा चुके हैं। जिन लोगों को अस्पताल में या फिर दूसरी जगह पर क्वारंटीन में रखा गया, वो लोग मेडिकल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जहां तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने डॉक्टर्स और नर्सेज पर सबसे पहले थूकना शुरू किया था। 2 दिन पहले दिल्ली में फिर से एक तबलीगी जमात के व्यक्ति ने एक महिला स्वास्थ्य कर्मी से बदसलूकी की थी और महिला स्वास्थ्य कर्मी की PPE किट फाड़ने की कोशिश की थी। दिल्ली में ही एक विदेशी नागरिक ने स्वास्थ्य कर्मचारी पर कैंची से हमला किया था। इन सारी घटनाओं की वजह से देश भर के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ में बहुत गुस्सा था, बहुत रोष था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके विरोध में 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान भी किया था। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद इस विरोध प्रदर्शन के फैसले को वापस ले लिया गया। गृह मंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर्स और कई मेडिकल संगठनों से बातचीत की और कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। इस मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल थे। इस मीटिंग के बाद दोपहर सरकार ने अध्यादेश लाने का ऐलान कर दिया। केंद्र के IPC है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और अनेक राज्यों के कानून भी है। लेकिन फिर भी सबकी मांग भी थी कि देश भर का कानून बने और इसलिए आज पूरे देश में लागू होने वाला अध्यादेश आज लागू किया है। डॉक्टर अब, क्योंकि कोविड का संकट ये गंभीर संकट है, इसमें बिना टेंशन डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा, ना उनके साथ कोई जाति होगी। इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। आपको पता है, मोदी सरकार ने ये महामारी का संकट आने के साथ ही अनेक कदम उठाए और सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेस से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके। हमारे देश में आपने नोट किया होगा, एक खास विचारधारा के लोग हमेशा पहले सेना का विरोध करते हैं, चाहे वो सरहद पर लड़ने वाली हमारी सेना हो या फिर कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले डॉक्टरों की सेना हो। अब आप इस एंगल पर सोचने की कोशिश कीजिए। आपको याद है, जब कश्मीर में हमारी फौज लड़ती है आतंकवादियों के खिलाफ, हमारी सेना वहां लड़ती है, या हम पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो एक खास विचारधारा के लोग उस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। वो हमारी सेना पर पत्थरबाजी करते हैं और आतंकवादियों का साथ देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये कश्मीर की तस्वीरें हैं, ये कश्मीर की पत्थरबाजी है। इससे पहले हमने दशकों तक ऐसी पत्थरबाजी कश्मीर में होते हुए देखी है। सेना पर पत्थरबाजी होती है, वहां पुलिस पर पत्थरबाजी होती है। ये सारे लोग आतंकवादियों का साथ देते हैं और हमारे देश के पुलिस बलों का विरोध करते हैं, हमारे देश के सैनिकों पर
पत्थर फेंकते हैं। यह आपने हमेशा से देखा। अब की बार युद्ध अलग है। इस बार इस युद्ध में, जो कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध है, इसमें देश की सेना नहीं लड़ रही, हथियारों वाली सेना नहीं लड़ रही। इस बार हमारे डॉक्टर लड़ रहे हैं और सेना बदल गई है। अब आप देखिए, हमारे देश के डॉक्टरों के खिलाफ, कोरोना फाइटर्स के खिलाफ भी वही चीज हो रही है। अब उनके खिलाफ वैसे ही पत्थरबाजी हो रही है जैसे पहले कश्मीर में सेना के खिलाफ पत्थरबाजी होती थी। ठीक उसी तरह से अब डॉक्टरों के खिलाफ भी ऐसे ही पत्थरबाजी हो रही है। यानी ये इस जहरीली विचारधारा का पत्थर वाला मॉडल है जिसे ये लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लागू करना चाहते हैं। भारत की सेना चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे जवानों वाली सेना हो और चाहे हमारे डॉक्टरों वाली सेना हो, ये सब लोग भारत की सेना पर पत्थर बरसाना जानते हैं। ये सारे लोग चाहते हैं कि युद्ध चाहे आतंकवादियों के खिलाफ हो या कोरोना वायरस के खिलाफ हो, भारत की हार होनी चाहिए। और इसलिए हमें बहुत खुशी है इस बात की कि सरकार अब ये नया अध्यादेश लेकर आई है और हम लगातार ये मांग उठा रहे थे जब से घटनाएं शुरू हुई हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इसके बाद इस देश में कोई भी व्यक्ति इतनी हिम्मत ना कर सके कि हमारे डॉक्टरों पर वो एक पत्थर भी फेंकने के बारे में सोचे भी, कल्पना भी करे। हमारे देश में डॉक्टरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनके साथ अभद्रता हो रही है, बदसलूकी हो रही है। लेकिन अब जरा अमेरिका की यह तस्वीर देखिए। कोरोना संकट में बहादुरी दिखाने वाली एक डॉक्टर का आभार जताने के लिए सैकड़ों कारों का एक काफिला उनके सामने से गुजर रहा है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अमेरिका की ये डॉक्टर भारतीय मूल की है। डॉक्टर उमा मधुसूदन का ताल्लुक कर्नाटक के मैसूर से है और उन्होंने मैसूर से ही मेडिकल की पढ़ाई भी की है। अमेरिका के एक अस्पताल में उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित कई मरीजों की जान बचाई है। इस काफिले में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इलाज डॉक्टर उमा ने ही किया। आज इस वीडियो को देखकर हर उस भारतीय का माथा गौरव से ऊंचा हो जाएगा, सिर गौरव से ऊंचा हो जाएगा, जो डॉक्टर को भगवान मानता है और जो अपने देश को प्यार करता है। देखिए इस वीडियो को। डॉक्टर उमा मधुसूदन अपने घर के बाहर खड़ी हैं और सामने से उन्हें शुक्रिया कहने वालों की रैली निकल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए हर गाड़ी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रुकती है या फिर बहुत धीमी हो जाती है, डॉक्टर को शुक्रिया कहती है और आगे बढ़ जाती है। सोचिए, एक डॉक्टर के लिए यह कितना बड़ा सम्मान है। डॉक्टर उमा मधुसूदन जैसे डॉक्टर भारत समेत पूरी दुनिया में अपने परिवारों से दूर रहकर अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसी त्याग और सेवा का मोल हम रुपए पैसे से कभी भी नहीं चुका सकते, बल्कि अपने आभार और प्यार से ही चुका सकते हैं। यह तस्वीर भारत के उन लोगों के लिए सबक है जो डॉक्टरों का एहसान मानने के बदले उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से लड़ने वालों पर हमला करते हैं, उन लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान बहुत जरूरी था। दुनिया के दूसरे देश ऐसा पहले ही कर चुके हैं। फिलीपींस में तो ऐसे लोगों को तत्काल गोली मार देने के आदेश हैं जो लोग स्वास्थ्य विभाग के काम में रुकावट डालते हैं या लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं। देखते ही गोली मारने के आदेश हैं वहां पर। दुनिया के दूसरे कई देशों में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों पर थूकने और खांसने वाली घटनाएं हुई थी, जिसके बाद वहां पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। जैसे इंग्लैंड में किसी स्वास्थ्य कर्मचारी के ऊपर जानबूझकर किसी ने अगर खांसा या थूका तो फिर उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर न्यूजीलैंड में इस तरह से जानबूझकर कोई संक्रमण फैलाता है तो उसे 14 वर्ष की जेल हो सकती है। अगर सऊदी अरब में कोई ऐसा करता है तो उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाली सेना के बाद अब हम धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले साधुओं की बात करेंगे, संतों की बात करेंगे। पहली खबर हमने आपको ये इसलिए बताई क्योंकि पहली खबर में उम्मीद थी और पहली खबर में कुछ खुशी थी। जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन ये खबर आपको उदास कर देगी।
आपको याद होगा महाराष्ट्र में पालघर में कुछ साधुओं की एक हिंसक भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस हत्या को 6 दिन बीत चुके हैं और अब यह खबर मीडिया से गायब हो चुकी है। यह खबर मर चुकी है। अब इस खबर पर कोई बात नहीं कर रहा। अब आपको यह खबर न किसी न्यूज चैनल पर मिलेगी, न किसी अखबार में, और कहीं पर भी इस खबर का कोई फॉलोअप नहीं हो रहा है। बात आई गई हो गई, या ये कह लीजिए रात गई बात गई, क्योंकि किसी को भी साधुओं की हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, डिजाइनर, पत्रकार हैं, बड़े बड़ी एसोसिएशंस में बैठते हैं, उन सभी के लिए ये खबर, पहली बात तो ये खबर ही नहीं थी, और अगर थी भी तो अब ये समाप्त हो चुकी है। लेकिन हमारे लिए ये खबर खत्म नहीं हुई है। आज हमें 70 वर्ष के कल्प वृक्ष गिरी महाराज का एक पुराना वीडियो मिला है। ये वही संत हैं जिनकी इस हिंसक भीड़ ने हत्या की थी। इनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये वही संत हैं जो उस पुलिस वाले का हाथ पकड़कर, बाजू पकड़कर बड़ी उम्मीद से उस पुलिस वाले की तरफ देख रहे थे, इस उम्मीद में कि ये पुलिस मुझे बचा लेगी। तब भी उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, उस समय भी उनके चेहरे पर शांति थी और वो मुस्कुरा रहे थे, और उन्हें उम्मीद थी कि जो सामने वाले लोग हैं ये भी मानवता को मानेंगे और उन्हें छोड़ देंगे। आज हमारे पास उसी संत का एक वीडियो आया है जिसमें वो भगवत गीता के दर्शन की बात कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि आप पहले इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि इस संत ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था, इनकी जो सोच थी कितनी नेक सोच थी, और ऐसा व्यक्ति क्या कभी किसी का कोई नुकसान कर सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति इस तरह की हत्या, जो निर्मम हत्या हुई है, क्या ऐसे व्यक्ति को इस तरह का अनादर मिलना चाहिए था? पहले आप वीडियो देखिए। पुत्रोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादयुतं नितसंशयम् पिबत भागवतं रसमालया मुहुर्धो भूमिका भुवभाविका। सारे संसार से मुक्त होने वाला वो कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत कथा पीने वाला, जान लो तो वो उसका मतलब समझेगा, वो पढ़ा लिखा होगा तो। और नाम है मेरा कल्प वृक्ष। चाय इनको दिया। कल्प वृक्ष गिरी महाराज, ये उनका वीडियो है। ये वीडियो नासिक का बताया जा रहा है, लेकिन ये कितना पुराना वीडियो है इसकी पुष्टि तो हम भी नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में कल्प वृक्ष जी महाराज कितने सरल और सहज दिख रहे हैं। वो इस वीडियो में एक श्लोक से श्रीमद् भगवत गीता का प्रताप बता रहे हैं कि भगवत गीता के अमृत से ही मोक्ष मिलेगा, इसलिए इसका कोई भी अंश छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी श्लोक में वो कल्प वृक्ष का जिक्र भी कर रहे हैं जो उनका नाम भी था। लेकिन इस संत को जिस तरह से पालघर में पीट पीट कर बेदर्दी से मार डाला गया, वो तस्वीरें आज भी आपके दिमाग में जरूर घूम रही होंगी। कोई भी इन विभत्स तस्वीरों को भूल नहीं सकता। वही तस्वीरें हैं, और मुझे यकीन है कि तस्वीरें देखकर आपको भी ना तो उस दिन नींद आई होगी और ना आपको आज नींद आएगी। कल्प वृक्ष गिरी महाराज के उस चेहरे को कौन भूल सकता है जब पालघर में वो पुलिस वाले का हाथ पकड़े हुए थे और उनकी आंखों में यही उम्मीद दिख रही थी कि वो पुलिस वाला उन्हें बचा लेगा। लेकिन पुलिस ने ही इस संत को भीड़ के हवाले कर दिया, जिस भीड़ ने पीट पीट कर उनकी जान ले ली। इतनी बड़ी घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मीडिया में 1-2 दिन की हलचल के बाद अब चारों तरफ सन्नाटा है। किसी पर कोई असर नहीं पड़ा कि साधु संतों के इस देश में 2 साधुओं की इस तरह खुलेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई। न तो किसी को यह लगा कि देश का संविधान खतरे में है,
ना किसी को यह लगा कि यह लोकतंत्र खतरे में आ गया है, ना कोई विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकला, ना किसी ने मोमबत्तियां जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया, ना पश्चिम के मीडिया ने यह लिखा कि अब देखिए भारत में कितनी असहनशीलता हो गई है, ना किसी ने यह लिखा कि भारत में लोग असुरक्षित हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बार मरने वाला किसी दूसरे धर्म का था। हमारे देश में यह मान लिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो तभी लागू होगी जब आप सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। बहुसंख्यकों की बात करना हमारे देश में फैशनेबल नहीं माना जाता, वो धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत नहीं आता। इसीलिए हमारे देश के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, लिबरल्स हैं, वो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की ही बात करते हैं क्योंकि यही फैशन में है। इन्हीं की बात करने से आपको पत्रकारिता के बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। इन्हीं की बात करने से आपको पिछले जमाने में, पहले जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी तो पद्म पुरस्कार मिला करते थे, पद्मश्री मिला करते थे। और इसी की वजह से पश्चिमी मीडिया में बड़े बड़े अखबार आपको लिखने के लिए आर्टिकल्स देते हैं जिससे आप अपना पैसा कमाते हैं। अब आप दूसरी घटनाओं के बारे में सोचिए और इस घटना से उनकी तुलना करके देखिए, आपको फर्क साफ दिखाई देगा। सोचिए, जब दिल्ली के जेएनयू में कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो वह अखबारों के फ्रंट पेज पर बड़ी हेडलाइंस में आता है। उस पर न्यूज चैनल्स में डिबेट शो होते हैं। संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता दिया जाता है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही नए नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनों पर महीनों तक मीडिया में कवरेज हुआ था, विदेशी मीडिया में भी कवरेज हुआ था। आपको याद होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली के दंगों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली ही आए हुए थे और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ही देश के मीडिया और डिजाइनर पत्रकारों ने उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल किए थे जिनमें उनके मुंह में शब्द डालने की कोशिश की गई थी और उनसे पूछा गया था कि आप खुद क्या कहते हैं, आपकी मौजूदगी में दिल्ली में इतने बड़े बड़े दंगे हो गए हैं। आपको याद होगा दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जब पुलिस घुस गई थी और छात्रों पर उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया था तो हमारे देश के बुद्धिजीवी, हमारे देश के विपक्षी नेता कितने परेशान हो गए थे, कितने दिन तक लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन होते रहे थे। आपको यह भी याद होगा शाहीन बाग में जब लोग धरने पर बैठ गए थे तो कितने महीनों तक शाहीन बाग की खबरें अखबारों के फ्रंट पेज से उतरी नहीं थी। देश के बहुत सारे न्यूज चैनल हर रोज शाहीन बाग में जाते थे और वहां हर रोज रिपोर्टिंग करते थे कि आज शाहीन बाग में ये नेता आया, आज शाहीन बाग में ये नेता आया, शाहीन बाग में ये हुआ, शाहीन बाग में वो हुआ। और हम जैसे पत्रकारों को शाहीन बाग में घुसने भी नहीं दिया गया था। आपको सब याद होगा। लेकिन पालघर की हत्या पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो इतनी बड़ी खबर पर कुछ दिन तो कुछ बोल पाता, कुछ लिख पाता। आज सबकी कलम सूख चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पालघर की कवरेज में वो एंगल नहीं था जिस एंगल की तलाश हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों को और विपक्षी नेताओं को होती है। वो नेता जो अल्पसंख्यकों की राजनीति करते करते यहां तक पहुंचे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते यहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि इस खबर में तुष्टीकरण की गुंजाइश नहीं। जब तक एक खास समुदाय ना हो तब तक ये लोग खबर को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उस खबर में इन लोगों को अपना एजेंडा नहीं दिखता। अब आप दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की घटना को याद कीजिए। नागरिकता कानून के विरोध में जब दिल्ली के जामिया इलाके में हिंसा हुई थी और पुलिस पर पथराव किया गया था तो पुलिस ने कुछ पत्थरबाजों को इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर पीटा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपने बहुत बार देखी होंगी क्योंकि ये तस्वीरें कई दिनों तक, हफ्तों तक न्यूज चैनल्स पर चली थी। इस घटना पर तब ये सवाल पूछे जा रहे थे कि छात्रों को इतनी बेदर्दी से क्यों पीटा गया, उन पर डंडे क्यों बरसाए गए। वहां सिर्फ डंडे चले थे, किसी की जान भी नहीं गई थी। तब भी एक वर्ग ने इतना हंगामा मचा दिया। लेकिन अब जब पालघर में पीट पीट कर 3 लोगों की जान ले ली गई तो कोई कुछ नहीं कह रहा। उस वक्त लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ गए थे। अब यही लोग पुलिस से भी कोई सवाल नहीं कर रहे, ये लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहे, किसी का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, किसी से यह नहीं कहा जा रहा कि कोई एक्शन इसके खिलाफ होना चाहिए। आज आपको हिंसक भीड़ के हाथों जान गंवाने वाले इस संत के बारे में हम कुछ और बातें बताना चाहते हैं। हमने कल्प वृक्ष जी महाराज के बारे में कुछ जानकारियां आज जुटाई हैं
क्योंकि हमारे देश में विरोध प्रदर्शन करने वालों की तो पूरी जीवन गाथा आपको बता दी जाती है। आपको जो आतंकवादी हैं उनके बारे में सब बता दिया जाता है। आपको ऐसे छात्र जो देश विरोधी नारे लगाते हैं उनके बारे में सब कुछ बता दिया जाता है। आपको उनके नाम रटे हुए हैं। आपको आतंकवादियों को हेडमास्टर का मासूम बेटा बताकर आपके सामने रखा जाता है। लेकिन जिस संत की हत्या हुई उसके बारे में किसी ने भी आपको कोई जानकारी देने की कोशिश नहीं की होगी। इसलिए आज ये कोशिश हम करके देखते हैं। कल्पवृक्ष महाराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के वेदपुर गांव के रहने वाले थे। उनके बचपन का नाम कृष्णचंद्र तिवारी था। उनके पिता का नाम चिंतामणि तिवारी था। परिवार के 6 पुत्रों में कल्पवृक्ष महाराज चौथे नंबर पर थे। कल्पवृक्ष महाराज के 4 भाई मुंबई में ही रहते हैं और एक भाई की कुछ वर्षों पहले मृत्यु हुई। जब कल्पवृक्ष महाराज तीसरी कक्षा में थे तब ही उनका मन विरक्त हो गया था और वो अपना घर परिवार छोड़कर महाराष्ट्र चले गए। नासिक में उन्होंने शिक्षा हासिल की और वहां से पूरे देश में फिर वो उन्होंने भ्रमण किया। मुंबई में कल्पवृक्ष महाराज जोगेश्वरी के वन देवी मंदिर में अक्सर आया जाया करते थे। इसके अलावा वो कांदीवली के पिंपलेश्वर मंदिर में सुशील गिरी महाराज से भी मिलते थे। सुशील गिरी महाराज के साथ ही वो मुंबई से सूरत जा रहे थे जब पालघर में इन दोनों की हत्या कर दी गई। तो आज हम चाहते हैं कि आप इन साधुओं के बारे में भी जानिए। आज हम चाहते हैं कि आप ये भी सोचिए कि इन साधुओं ने आखिर ऐसा क्या किया था कि इन्हें इस तरह की मृत्यु प्राप्त हुई। आज आप ये भी सोचिए कि आज आपको वो सारे मानव अधिकारों के जो रक्षक हैं आज उन्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा। आज ये सारे लोग चुप क्यों बैठे हैं। और आज आपको मीडिया पर भी सवाल उठाना चाहिए। 6 दिन अब हो चुके हैं और 6 दिन भी ये खबर चल नहीं पाई। इसलिए आज हमें लगा कि हमें आपको ये सारी बातें बतानी चाहिए ताकि आप इस फर्क को अच्छी तरह से समझ पाएं और आप अपनी डायरी में इस घटना को भी नोट कर लें, आगे आपके काम आएगी। साधुओं की हत्या के बाद अब हम पृथ्वी की हत्या की बात करेंगे। यह हत्या कोई हिंसक भीड़ तो नहीं कर रही, लेकिन इसे दुनिया के करोड़ों लोग धीरे धीरे अंजाम दे रहे हैं। यह भी एक तरह की लूट है और यह भी एक तरह की हत्या है और इसे भी वैसी ही हिंसक भीड़ अंजाम दे रही है जैसे कि आपने पालघर में देखा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस भीड़ में करोड़ों लोग शामिल हैं और यह भीड़ पूरे संसार में फैली हुई है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। वैसे तो जीवन के हर दिन पर पहला अधिकार प्रकृति और पृथ्वी का ही होता है, लेकिन इंसानों ने प्रकृति और पृथ्वी का इतना दोहन किया कि अब हमें इसका असली मूल्य पहचानने के लिए भी एक दिन निर्धारित करना पड़ता है। जो पृथ्वी बिना थके 24 घंटे अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जो कभी किसी से शिकायत नहीं करती, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहती, 365 दिन सूर्य के चक्कर काटती है और हमें जीवन का महत्व समझाती है। उस पृथ्वी के महत्व को पहचानने के लिए हम 365 दिन में सिर्फ एक दिन निकालते हैं और उसे हम अर्थ डे के रूप में मनाते हैं। आज पूरी दुनिया में अर्थ डे मनाया जा रहा है। अर्थ डे मनाने की शुरुआत आज से 50 साल पहले वर्ष 1970 में हुई थी, लेकिन असल में पिछले 50 वर्षों में दुनिया के करोड़ों लोग सिर्फ अर्थ डे ही मनाते रहे हैं। बड़े बड़े सेमिनार करते रहे, बड़े बड़े इवेंट्स करते रहे, बड़े बड़े एनजीओज अपनी दुकानें चलाते रहे, प्रदर्शन होते रहे, जागरूकता अभियान चलाए गए, लेकिन पृथ्वी को कभी भी इस सब से कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन पिछले कई दशकों में अब ऐसा पहला मौका आया है जब इंसान अपने अपने घरों में जबरदस्ती कैद है, बंद है, आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, जीवन की भागदौड़ पर विराम लग चुका है, सफलता और असफलता के पैमाने बदल चुके हैं और यहां तक कि कोई अर्थ डे मनाने के लिए भी आज घरों से बाहर नहीं निकला। और शायद इसीलिए आज पृथ्वी सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी, क्योंकि आज दुनिया में कोई व्यक्ति अर्थ डे मनाने के लिए बाहर नहीं निकला और यही सबसे बड़ा एहसान है इस पृथ्वी पर। इस लॉकडाउन ने पृथ्वी को वो जरूरी ब्रेक दे दिया है जिसके दम पर वो अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगेगी। आपने ध्यान दिया होगा, हम सबको आराम की जरूरत होती है, हम सब ब्रेक लेते हैं, हम सब वीकेंड का इंतजार करते थे अब से पहले। अब तो हर दिन ही संडे है, लेकिन इससे पहले हम वीकेंड का इंतजार करते थे, अपने वीकली ऑफ का इंतजार करते थे, छुट्टियां हमें अच्छी लगती थी, वेकेशंस हमें अच्छी लगती थी, क्योंकि हम आराम करना चाहते थे। हमें, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को एक ब्रेक चाहिए था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे आपको एक ब्रेक चाहिए होता है, इस पृथ्वी को भी शायद एक ब्रेक की जरूरत हो, इस प्रकृति को भी शायद एक ब्रेक की जरूरत हो।
यानी पृथ्वी के लिए यही बेहतर है कि इंसान अपनी गतिविधियों को विराम दे और इसके सुखद परिणाम अपने आप सामने आने लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी को उससे एक ब्रेक मिल जाएगा। आजादी के नाम पर प्रकृति का दोहन और उस पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा ने पृथ्वी को अभूतपूर्व संकट में डाला है और अब समय आ गया है कि इंसान अपनी गलतियां स्वीकार करे और प्रकृति का सम्मान करना सीखे। कम से कम इस झटके के बाद तो सीखना ही चाहिए। आज का हमारा यह विश्लेषण इसी भावना पर केंद्रित है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आप ये सारी बातें भूल जाएंगे। आज आपने देखा होगा हर व्यक्ति दार्शनिक बना हुआ है, हर व्यक्ति को लगता है कि उसको बहुत ज्ञान प्राप्ति हो गई है। लेकिन आप देखिएगा जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ये दौड़, ये रेस फिर से शुरू हो जाएगी। धर्म का एक अर्थ प्रकृति यानी नेचर भी होता है। आपकी प्रकृति यानी आपका नेचर ये बताता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। लेकिन अपने भीतर की प्रकृति के साथ साथ जो व्यक्ति बाहर की प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रखता है वो सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होता है, और जो ऐसा नहीं करता उसे आप अधार्मिक भी कह सकते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आज से 50 वर्ष पहले 1970 में अर्थ डे मनाने की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि तब बड़े बड़े देशों की कच्चे तेल की भूख ने समुद्रों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। 1970 के दशक में समुद्रों में बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का रिसाव हो रहा था। इसे ऑयल स्पिल भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इसके अलावा उस दौरान प्रदूषण बढ़ रहा था और नदियां भी प्रदूषित हो रही थी। इससे परेशान होकर उस समय दुनिया के करोड़ों लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आ गए थे और अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन करने शुरू किए। इसके बाद कई विकसित देशों को प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े और उसी के बाद अर्थ डे मनाने की शुरुआत हुई। लोगों में जागरूकता आई। लेकिन 50 साल पहले प्रदर्शनों के केंद्र में रहा तेल आज पानी से भी सस्ता हो चुका है। हमारे देश में जो गंगा नदी 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी कभी साफ नहीं हो पाई, वो अब साफ हो गई है। अगर आप चाहें तो हरिद्वार में गंगा का पानी पी भी सकते हैं, इतनी साफ हो गई है, जो कि पहले कभी नहीं हुई थी, हजारों करोड़ पैसा लगाने के बाद भी। जिन शहरों में सांस लेना दूभर था वहां की हवा अब काफी हद तक साफ हो चुकी है और अब तो हमारे ही देश के किसी किसी शहर से तो सैकड़ों मील दूर स्थित पहाड़ों को भी देखा जा सकता है। पंजाब के ऐसे कई इलाके हैं जहां से आप हिमालय की चोटियों को देख सकते हैं। यानी 50 वर्ष पहले करोड़ों लोगों के सड़कों पर उतरने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन 400 करोड़ लोगों के अपने घरों में बंद हो जाने से पृथ्वी को एक नया जीवन जरूर मिल गया है। लॉकडाउन से पृथ्वी को हुए फायदों की बात हम करेंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि इन 50 वर्षों में पृथ्वी के नजरिए से क्या क्या बदल चुका है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक 1970 में दुनिया की जनसंख्या आज के मुकाबले आधी थी। तब पृथ्वी पर 370 करोड़ लोग रहते थे और आज ये संख्या बढ़कर करीब 780 करोड़ है। 50 वर्षों की तुलना में इंसानों ने आज पृथ्वी पर ज्यादा जगह घेर ली है। 1970 तक इंसानों के पास रहने, जानवरों को चराने और खेती करने के लिए 4.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जगह हुआ करती थी, जो अब बढ़कर करीब 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर हो चुकी है। जिस क्षेत्रफल में इंसानों ने अपने रहने के लिए घर बनाए हैं वो 50 वर्ष पहले की तुलना में 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुके हैं। जानवरों को चराने की जगह 1970 के मुकाबले 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुकी है और कृषि की जगह भी पहले से 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुकी है। यानी इंसान ने अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा लिया है और ज्यादा जमीन को अपने अधीन कर लिया है और ज्यादा जमीन को घेर लिया है और हर साल, हर महीने, हर दिन वो और ज्यादा जमीन घेरता जा रहा है। और वो इंसान ये कहता है कि ये जमीन मेरे लिए है, ये जानवरों के लिए नहीं है, पेड़ पौधों के लिए नहीं है, ये मेरी जमीन है। अब आप सोचिए कि इंसानों के पास इतनी जगह कहां से आ रही है। ये जगह जंगलों को काटकर बनाई जा रही है, प्रकृति को काटकर, पृथ्वी को काटकर बनाई जा रही है। जानवरों के हिस्से की जमीन हड़पने का यह नतीजा हुआ कि अब जानवर और इंसान एक दूसरे के ज्यादा करीब रहने लगे हैं और कोरोना वायरस जैसी महामारियां भी इसी का परिणाम है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार इंसानों और जंगली जानवरों के बीच एक प्राकृतिक दूरी जरूरी है, जिसे अब हमने समाप्त कर दिया। और इसीलिए आप देख रहे होंगे आजकल कि इंसान तो अपने घरों में बंद हैं और जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं। 75% नए वायरसेस का जन्म इन्हीं जानवरों में होता है, जिससे आगे चलकर इंसान भी इनसे संक्रमित हो जाते हैं।
1980 की तुलना में आज जानवरों की वजह से इंसानों में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। 80 से 90 के बीच जानवरों से इंसानों में संक्रमण के 991 मामले आए थे। 1990 से 2000 के बीच इनकी संख्या बढ़कर 1924 हो गई, जबकि वर्ष 2000 से लेकर 2010 के बीच ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 3420 हुई। 50 साल पहले के मुकाबले आज प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 21% बढ़ चुका है। 1970 में प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन 3600 किलोग्राम था, जो अब बढ़कर 4500 किलोग्राम हो चुका है। इसी तरह 1970 के मुकाबले फॉसिल फ्यूल यानी कोयले और पेट्रोल से मिलने वाले ईंधन का इस्तेमाल 47% तक बढ़ चुका है। प्रति व्यक्ति मीट प्रोडक्ट्स की खपत भी 65% तक बढ़ चुकी है। मीट प्रोडक्ट्स के उत्पादन के दौरान भारी मात्रा में कार्बन एमिशन होता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का उपयोग भी 447% तक बढ़ा है और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक मानी जाती है। इसी तरह 50 वर्षों में यात्रा के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल 561% तक बढ़ चुका है। लेकिन देखिए, प्रकृति ने ऐसा बदला लिया कि दुनिया भर में हवाई जहाज अब जमीन पर खड़े हैं। 1970 से लेकर अब तक इस पृथ्वी के इंसान कुल मिलाकर 1100 लाख करोड़ किलोग्राम से ज्यादा कार्बन एमिशन कर चुके हैं। आज हमारी हवा में 50 साल पहले के मुकाबले 26% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी वजह से हमारे समुद्र भी पहले से ज्यादा गर्म हो रहे हैं और उनमें तेजाब की मात्रा 4% तक बढ़ चुकी है। 1970 से लेकर अब तक पृथ्वी का तापमान भी 1% तक बढ़ चुका है और इसे ही आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 1980 से लेकर अब तक आर्कटिक महासागर के 40% हिस्से की बर्फ पिघल चुकी है। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ने से रोक भी लिया गया तो भी वर्ष 2050 तक गर्मियों के मौसम में आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी होगी। और इस बार तो आपने देखा एंटार्क्टिका में भी गर्मी पड़ने लगी है। यानी हमने पृथ्वी के घाव भरने में बहुत देर कर दी है। 1980 के बाद से दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स 6 गुना ज्यादा रफ्तार से अब पिघल रहे हैं। 1970 के बाद से बाढ़, तूफान और जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन इन 50 वर्षों के बाद आखिरकार एक और जरूरी चीज बदलने लगी है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? वो है प्रकृति के प्रति इंसानों का नजरिया। और इस नजरिए को बदलने में लॉकडाउन और कोरोना वायरस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कभी कभी रिश्तों में आए घाव भरने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाना और एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी न करना भी जरूरी हो जाता है। इस संकट काल ने इंसानों को प्रकृति के कामकाज में दखल अंदाजी से रोका है और इसका परिणाम यह है कि अब पृथ्वी के घाव कुछ हद तक भरने लगे हैं। लेकिन अब भी इंसानों की तरफ से बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लॉकडाउन देर सवेर खत्म हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हम फिर से पृथ्वी का दोहन ऐसे ही शुरू कर देंगे? क्या हम फिर एक बार अपने पुराने रास्ते पर लौट आएंगे? क्या और इस संकट में प्रेरणा लेकर हम प्रकृति की शरण में वापस लौटेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा की गुहार लगाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या हम पृथ्वी से क्षमा याचना करना चाहते हैं? उसी का विश्लेषण आज आपको देखना चाहिए। अगर आपके घर में आग लग जाए तो क्या आप इतने बेफिक्र रह सकते हैं? ये सवाल आज आपको भी खुद से पूछना चाहिए। इस समय पृथ्वी का हाल आग से जल रहे इसी घर की तरह है। हमारा घर धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन की जानलेवा लपटों में राख हो रहा है, लेकिन पृथ्वी के करीब 780 करोड़ लोगों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। इस वीडियो को आप दुनिया को एक आखिरी चेतावनी मान सकते हैं। इस समय दुनिया की आधी आबादी लॉकडाउन में है। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। गर्म मौसम, प्राकृतिक आपदाओं और समुद्र के बढ़ते जल स्तर को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जाता है और इस समय दुनिया का कोई भी इलाका इससे अछूता नहीं है।
वर्ष 2020 में कोरोना वायरस की वजह से ही पृथ्वी के ज्यादातर शहरों का प्रदूषण कम हो गया है। चीन के बीजिंग शहर में कल कारखाने बंद होने की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रदूषण में जबरदस्त कमी आई है। इसी तरह इटली के वेनिस शहर में पर्यटकों की संख्या कम होने के बाद प्रदूषण कम हो गया। शहर में भीड़ नहीं होने से वहां की नहरों का पानी पहले से साफ हो गया है। यानी प्रकृति को लॉकडाउन से फायदा हुआ है और उसने खुद को रिचार्ज कर लिया है। और इटली में ये अंतर सिर्फ 3 महीनों में ही दिखाई दे रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की इन तस्वीरों में सिर्फ 15 दिनों का अंतर है और इतने कम समय में ही वहां के प्रदूषण में बड़ा अंतर दिख रहा है। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया में पिछले 70 वर्षों में प्रदूषण में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। पिछले वर्ष दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में आधे भारतीय शहर थे, लेकिन 25 मार्च को शुरू हुए लॉकडाउन ने यहाँ के प्रदूषण को भी गायब कर दिया है। दुनिया भर से आई इन तस्वीरों को आप वर्ल्ड अर्थ डे की सबसे साफ तस्वीरें कह सकते हैं। लेकिन पिछले 12 महीनों में दुनिया पर 3 बड़े संकट आ चुके हैं। वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग में 50 करोड़ से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई और इस आग को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। वर्ष 2019 में ही दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के जंगलों में 10 वर्षों की सबसे भीषण आग लगी और वहां के 9 देशों के आसमान पर जहरीला धुआं छा गया। पृथ्वी के बड़े इलाकों में जंगलों में लगी आग की वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी लगातार वृद्धि हुई है, जिससे पृथ्वी के शहरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी के इस बुखार को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है और हम इसे भी जलवायु परिवर्तन का नतीजा कह सकते हैं। वर्ष 2020 में सब कुछ 2020 की तेज रफ्तार से हो रहा है और अब पृथ्वी के बर्बाद होने की स्पीड भी बढ़ गई है। ऐसा करके पृथ्वी ने हमें बता दिया है कि हमने अपने ही घर का इतना नुकसान कर दिया है कि अब संसार को चलाने वाला सॉफ्टवेयर भी खराब हो गया है। लेकिन अब भी इन तस्वीरों में एक उम्मीद बाकी है। आज लॉकडाउन की वजह से प्रकृति को रिबूट करने का मौका मिला है। इसलिए आप और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज से 50 वर्षों के बाद जब वर्ष 2070 में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाएगा, तब हर दिन पृथ्वी की तस्वीर इतनी ही सुंदर और साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां पर हम 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस 3 मिनट के ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या कोरोना वायरस की वजह से कलयुग का जीवन अब सतयुग की तरफ लौट रहा है। यह खबर हमने लॉकडाउन के दौरान आपके जीवन में आए 7 बदलावों के आधार पर तैयार की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए और आप इस खबर से अपने जीवन को मैच करके देखिए, तुलना करके देखिए क्या आपके जीवन में भी ये 7 बड़े बदलाव आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields, ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, to political war zones. देखो ये लैंड माइंस की तरह करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in the Neophis National Carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर
चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night. जब आपको किसी बगीचे में लगा कोई फूल पसंद आ जाता है तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोगों के मन में आता है कि इसे तोड़कर अपने पास रख लिया जाए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रकृति से प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। जो व्यक्ति वाकई में किसी फूल को पसंद करता है वो उसे तोड़ने की बजाय उसे रोजाना पानी देगा। उसे बढ़ते हुए देखकर उस व्यक्ति को असली खुशी का एहसास होगा, प्रसन्नता होगी। कोरोना वायरस के संकट ने भी हमें यही सिखाया है कि हमें पृथ्वी का दोहन नहीं करना है, बल्कि उसका सहयोग करना है। लेकिन क्या ये संकट काल युग परिवर्तन की तरफ भी आपको कोई इशारा कर रहा है? इस दौरान आए कुछ बदलाव तो यही कहानी कहते हैं, जिनके बारे में आज आप सबको जानना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। कलयुग के कारखाने अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी होते हैं, लेकिन ये प्रदूषण की भी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन आज ये कारखाने बंद हैं और पर्यावरण को एक हद तक प्रदूषण से मुक्ति मिल गई है। पैसे और धन दौलत को लेकर भी लोगों की सोच अब बदलने लगी है। जिस पैसे के लिए इंसान जीवन भर दौड़ता रहता है, आज वो पैसा जीवन बचाने के काम नहीं आ रहा, आपके किसी काम नहीं आ रहा। आज अगर किसी को सड़क पर कोई पैसे का नोट, रुपए का नोट गिरा हुआ भी मिल जाए तो वो उसे ये सोचकर हाथ लगाने से घबराता है कि कहीं इसमें कोरोना वायरस तो नहीं। सतयुग के बारे में भी हम हमेशा यही कल्पना किया करते थे कि सतयुग में अगर आपको कहीं कहीं धन रखा हुआ या पड़ा हुआ मिल जाए तो ईमानदारी इस हद तक होती थी कि आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे। और आज भी वैसा ही हो रहा है। नोट सड़क पर आपके सामने पड़ा है, लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरह से लोगों को यह भी एहसास हो गया है, कोरोना वायरस जिस तरह से अमीर और गरीब दोनों को बराबरी से मार रहा है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैसा आपकी जान नहीं बचा सकता। एक जमाना था जब घर आए मेहमानों को सबसे पहले उनके हाथ और पैर धुलवाए जाते थे। ऐसा साफ सफाई को ध्यान में रखकर किया जाता था। खाना खाने से पहले मां कहती थी, बेटा हाथ धो लो। इस महामारी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान साफ सफाई पर केंद्रित कर दिया है, पुराने जमाने जैसा। कोरोना वायरस जैसी महामारियां अक्सर जानवरों से इंसानों के शरीर में प्रवेश करती हैं और इसका पहला शिकार अक्सर वो लोग होते हैं जो मांसाहार करते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। लेकिन इस महामारी ने शाकाहार की तरफ, वेजिटेरियन फूड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाया है। यह भी एक बदलाव है। भारतीय संस्कृति में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है और इस संकट की घड़ी में लोग बड़ी संख्या में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आपने देखा होगा, आपको दिन भर ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मिलती होंगी कि कोई किसी को खाना खिला रहा है, कोई किसी और तरीके से किसी की मदद कर रहा है, कोई किसी के यहां दवाई पहुंचा रहा है, कोई किसी के यहां फल पहुंचा रहा है।
या जिस भी तरीके से कोई किसी के काम आ सकता है, लोग ये कर रहे हैं। आप सोचिए, सबसे बड़ा बदलाव, जिस खाकी से यानी जिस पुलिस से आप डरते थे, वो पुलिस अब आपके घर में आकर आपको खाना भी पहुंचा रही है, आपकी दवाइयां भी पहुंचा रही है। जाहिर है, अपने आप में व्यस्त रहने वाली दुनिया के लिए यह बदलाव एक युग परिवर्तन का संकेत है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि नेकी करके आप दरिया में भले ही डाल दें, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर डालने से आपको बचना चाहिए। यह एक नई बीमारी आई है। लोग इससे पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन अब लोग क्या कहते हैं, नेकी कर मीडिया में डाल। बस उससे बचना चाहिए। इस महामारी से पहले लोगों को ऐसा लगता था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाए बगैर भगवान से आप प्रार्थना नहीं कर सकते और भगवान किसी की सुनेगा भी नहीं। लेकिन इस संकट ने लोगों को बता दिया है, आप चाहें तो अपने मन को ही मंदिर, मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा बना सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना के लिए सिर्फ एक निर्मल मन चाहिए। जगह कोई खास मायने नहीं रखती, क्योंकि इस संकट की घड़ी में अब मंदिर भी बंद हैं, मस्जिद भी बंद हैं, गुरुद्वारे भी बंद हैं, चर्च भी बंद हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग समाप्त होगा तब गंगा जैसी पवित्र नदी वापस स्वर्ग चली जाएगी। कलयुग के समाप्त होने में अभी कितने वर्ष बाकी हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गंगा नदी अभी पृथ्वी पर कुछ और समय बिता सकती है, क्योंकि प्रदूषण में आई कमी की वजह से देश भर की नदियां साफ होने लगी हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ ये हम आपको आज बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस महामारी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझ लीजिए, और वो संदेश ये है कि मृत्यु और महामारियां अमीर गरीब को, कमजोर ताकतवर को, ऊंच नीच को देखकर कभी भेदभाव नहीं करती। मृत्यु के सत्य ने सारे भेदभाव समाप्त कर दिए हैं और अब हर कोई बराबरी से इस संकट का सामना कर रहा है। यानी इस महामारी ने एक बार फिर से दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी पर लाकर रख दिया है। ये सबसे बड़ा समाजवाद है जो ये बीमारी आपके लिए लेकर आई है। समाजवाद में भी यही कहा जाता था। इस संकट ने हमें बता दिया है कि हमें अपनी जरूरतें भी सीमित करने की जरूरत है। इस संकट से पहले बहुत सारे लोग गैर जरूरी शॉपिंग किया करते थे, बाहर जाया करते थे, बिना काम के आप घर से बाहर निकलते थे, जिन चीजों की जरूरत नहीं थी उन्हें आप खरीदते थे, भूख नहीं भी लगी है तो भी खाना खाते थे। बहुत सारी चीजें तो सिर्फ इसलिए खरीदते थे ताकि वो इन्हें दूसरों को दिखा सकें। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि अब इन सब के बगैर भी जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। लेकिन कोरोना वायरस से मिली प्रेरणा का अर्थ यह नहीं है कि आप लॉकडाउन खुलने के बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाएं, फिर से प्रकृति का दोहन करने लगें और आजादी के नाम पर जानवरों, नदियों, पहाड़ों और समुद्रों को अपनी इच्छाओं का शिकार बनाएं। ये संकट काल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव तभी लाएगा जब आप इसे एक कैद की तरह नहीं बल्कि एक करिश्मा की तरह देखेंगे। एक ऐसा करिश्मा जो आपके जीवन को पहाड़ की तरह मजबूत, समुद्र की तरह शांत और आसमान की तरह विशाल बना सकता है। इसलिए प्रकृति से लड़ना बंद कर दीजिए, उसके साथ सहयोग कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं उसके साथ कोएग्जिस्ट कीजिए। आपके एकांत से प्रकृति आपका सबसे सच्चा मित्र साबित हो सकती है, सबसे सच्ची मित्र आपकी बन सकती है। जब दुनिया लॉकडाउन में है तब प्रकृति खुली हवा में सांस ले रही है और खुद को स्वस्थ रख रही है। आप भारत की नदियों का उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाकर खुद को कितना स्वच्छ और निर्मल बना लिया है, जितना सरकारें पानी की तरह पैसा बहाकर भी कभी नहीं कर पाई। जिस गंगा नदी के पानी को कई जगह पर नहाने लायक भी नहीं माना जाता था, आप उसमें अपना हाथ नहीं डुबो सकते थे, उस गंगा नदी का पानी अब पीने लायक हो गया है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा नदी की गुणवत्ता पर लॉकडाउन के असर का पता लगाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के पानी के सैंपल्स लिए, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट के बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। ये शायद अकेली ऐसी टेस्ट रिपोर्ट है जिसका पॉजिटिव आना आज के जमाने में खुशी की बात है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का पानी पीने लायक बना है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी की गुणवत्ता को क्लास ए की श्रेणी में रखा गया है, यानी इस जगह पर अब गंगा का पानी फिल्टर करने के बाद पीने योग्य हो गया है। जबकि लॉकडाउन से पहले तक हरिद्वार में गंगा नदी की गुणवत्ता का स्तर क्लास बी श्रेणी में था, जिसमें पानी नहाने और अन्य उपयोग के ही लायक माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हर की पैड़ी पर गंगा में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD में भी 20% की कमी आई है। यानी अब इस नदी के पानी में ही इतना ऑक्सीजन है कि इसमें तैरने वाले जीव जंतु आराम से सांस ले सकते हैं।
वैज्ञानिकों के मुताबिक ये लॉकडाउन का ही असर है जो गंगा नदी का पानी पीने लायक बना। गंगा में गंदगी और प्रदूषण का 80% हिस्सा सीवेज और इंसानों द्वारा की जाने वाली गंदगी का होता है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान काफी कमी आई है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें डाला जाता है उसमें कमी आई है क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हैं। वहीं ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में इन दिनों गंगा के पानी में इंसानों द्वारा की जाने वाली गंदगी की मात्रा में 47% की कमी आई है, जबकि ऋषिकेश में बैराज से आगे ये कमी 46%, हरिद्वार में बिंदु घाट के पास 25% और हर की पौड़ी पर 34% दर्ज की गई है। वैसे गंगा के पानी की गुणवत्ता में यह सुधार सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश में ही नहीं, बल्कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने कुछ दिन पहले यह भी बताया था कि गंगा नदी के 36 मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें से 27 पर नदी का पानी नहाने और जीव जंतुओं के लिए पीने के लिए सुरक्षित हो गया है। यानी लॉकडाउन ने गंगा को लेकर वो कर दिखाया जो देश भर की सरकारें 30 साल में भी नहीं कर पाई। पिछले करीब 34 वर्षों के दौरान गंगा नदी से जुड़ी अलग अलग परियोजनाओं में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हम गंगा नदी को कभी साफ नहीं कर पाए। और अब आप देखिए, इंसान कुछ दिनों तक अपने घरों में रहा, फैक्ट्रियां बंद रहीं, लॉकडाउन का यह असर हुआ कि यह असंभव सा काम भी संभव हो गया। गंगा ही नहीं बल्कि यमुना नदी भी पहले से साफ हो गई है। दिल्ली में जहां यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित होती थी, वहां उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में 33% की कमी आई है। यानी देश की नदियों ने खुद को पुनर्जीवित करने का अपना खुद का मॉडल अपने आप ही पेश कर दिया है। और ये नदियां आपको यही संदेश दे रही हैं कि पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी परियोजनाओं की भी जरूरत नहीं है। अगर इंसान खुद चाहे तो इन नदियों से अपनी एक दूरी बनाकर रखे और ये नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी। जैसे ही इंसान इन नदियों से दूर हुआ, वैसे ही नदियां साफ हो गई। जैसे ही इंसान प्रकृति से दूर हुआ, प्रकृति साफ हो रही है, आसमान साफ हो रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है। ये बहुत बड़ा इशारा है आपके लिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। और जब आपको लॉकडाउन के बाद बाहर दोबारा निकलने का मौका मिलेगा, तब ये जो चीजें सुधरी हैं इन्हें फिर से खराब मत कीजिएगा। अब चीन की बात करते हैं। चीन ने पहले पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की सप्लाई की और अब चीन खराब गुणवत्ता वाली टेस्टिंग किट्स और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई करके पूरी दुनिया को एक और धोखा दे रहा है और इसका लेटेस्ट शिकार भारत है। चीन ने 16 अप्रैल को भारत में कोरोना वायरस की जांच के लिए करीब 6.5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सप्लाई किए थे। उनमें से ज्यादातर किट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्य सरकारों ने यह शिकायत की थी कि करीब 95% टेस्टिंग किट्स में गड़बड़ियां पाई गई हैं और ये सारे किट्स गलत नतीजे दिखा रहे हैं। इन टेस्ट किट्स के नतीजों में 6% से 71% तक का उतार चढ़ाव दिख रहा है, जो कि बहुत बड़ी रेंज है। इन शिकायतों के बाद मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने 2 दिनों के लिए इन टेस्टिंग किट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। अब आईसीएमआर से जुड़े 8 संस्थानों की ऑन ग्राउंड टीम्स इन टेस्टिंग किट्स की जांच कर रही हैं, यानी टेस्टिंग किट्स की टेस्टिंग चल रही है। अब खून में एंटीबॉडी के आधार पर नतीजे बताने वाली इन किट्स में पाई गई गड़बड़ियों के बाद आईसीएमआर ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन किट्स को बदलने के लिए भी कहा जा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि रैपिड टेस्ट किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सारे स्टेट्स में। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स थे, उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीज़ें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं
उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें। ये जानते हुए भी कि कोरोना टेस्ट के गलत नतीजों से हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है, हजारों क्या बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, चीन ने भारत के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। इसके बावजूद चीन को इस पर कोई अफसोस नहीं है। भारत में चीन के दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चीन मेडिकल प्रोडक्ट्स के निर्यात को बहुत अहमियत देता है, लेकिन सामान खरीदने वाले देशों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो सर्टिफाइड कंपनी से ही सामान खरीदें, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे ये चीन की बहुत पुरानी आदत है। टेस्टिंग किट्स से पहले चीन ने डोनेशन के तौर पर भारत में जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी पीपीई किट्स सप्लाई की थी, उनमें भी करीब 40% पीपीई किट्स क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाई थी। और आपने तो हमेशा से सुना होगा, मेड इन चाइना सामान जैसे ही आपके पास आता है तो आपके मन में वैसे भी बहुत सारी शंकाएं आने लगती हैं, और लोगों के मन में हमेशा से ये बात रहती है कि चाइना में बना हुआ सामान न जाने कितने दिन चलेगा, और ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। 5 अप्रैल तक भारत में चीन से करीब 1,70,000 पीपीई किट्स भेजी गई थी, जिनकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने जांच की थी, और इसमें करीब 63,000 किट्स तय मानकों पर खरी नहीं उतरी। जांच में कहा गया है कि इन घटिया किट्स के इस्तेमाल से डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने का भी खतरा है। यानी आप सोचिए, आपने इन किट्स का इस्तेमाल किया, आपने ये पीपीई किट्स को अपने शरीर पर इस्तेमाल कर लिया, आपने इन पोशाकों को पहन लिया, और ये आपको वायरस से बचा ही नहीं पा रही हैं, तो ये कितना बड़ा धोखा है। और आप ये समझ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। अब भारत इन पीपीई किट्स को वापस भेजने का फैसला ले चुका है। वैसे भारत ऐसा इकलौता देश नहीं है जिसे चीन ने इस संकट के दौर में धोखा दिया है। दुनिया के कई देशों के साथ चीन ये मजाक कर चुका है। इटली समेत यूरोप का शायद ही ऐसा कोई देश है जो कोरोना महामारी के बीच चीन की धोखेबाजी का शिकार ना हुआ हो। स्पेन, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, टर्की, फिनलैंड और ब्रिटेन की हेल्थ अथॉरिटीज ने चीन से आई टेस्ट किट्स की क्वालिटी को लेकर पहले से ही शिकायत की है। नीदरलैंड्स ने तो अपने अस्पतालों से 6 लाख फेस मास्क लौटाने के लिए कहा था, जो चीन से मंगवाए गए थे और उनके फिल्टर काम नहीं कर रहे थे। मैक्सिको ने भी 17 अप्रैल को चीन से आए ग्लव्स, मास्क और गाउन समेत मेडिकल सप्लाई को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनकी क्वालिटी बेहद घटिया है। यहां तक कि चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को भी N95 मास्क के नाम पर अंडरगारमेंट से बने मास्क की सप्लाई कर चुका है, जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने अस्पतालों में भी पहुंचा दिया। इसे लेकर पाकिस्तान सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी। कई देशों में ऐसी शिकायतें भी आई हैं जिनमें चीन से सप्लाई की गई पीपीई किट्स पहनते ही फट रही हैं और फेस मास्क चेहरे पर फिट नहीं आ रहे। सोचिए, जो देश कोरोना संकट से लड़ रही दुनिया को धोखा देने से भी परहेज नहीं कर रहा, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद चीन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। घटिया क्वालिटी के मेडिकल सामान की सप्लाई पर चीन दुनिया के सामने कैसे सफाई दे रहा है और कौन सी दलीलें पेश कर रहा है, अब ये आपको सुनना चाहिए। 外方的采购商没有反映通过上述渠道采购的物资有质量问题。那么，对于近期你提到有几个国家提出了从中国进口的抗疫物资呢出现了产品质量的问题，对此中国驻有关国家的使馆都第一时间去进行了了解核查，也第一时间做出了回应。比如说斯洛伐克。前几天呢，有政府官员质疑从中国采购的快速检测试剂盒可靠性问题。那么，中国驻斯洛伐克使馆立即向中方的有关公司进行了了解。那么，初步的判断是有关医务人员误将惯用的核酸试剂检测方式用于新购买的抗原试剂盒，结果造成了结果的不确定性或者说不准确。驻斯洛伐克使馆已经就此做出了
提醒要重视区别不同检测手段的差异性。对此呢，斯洛伐克外交部已经明确感谢荷兰。有官员表示呢，从中国进口的口罩不符合安全标准。那么，中国驻荷兰使馆也第一时间进行了联系的核查。荷兰卫生部的官员29号下午反馈。लेकिन अब भारत समेत दुनिया के कई देशों ने टेस्टिंग किट्स के लिए चीन की बजाय दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, जो कोरोना संक्रमण से कम प्रभावित हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। मलेशिया और अमेरिका जैसे देश पहले से ही टेस्टिंग किट्स के लिए दक्षिण कोरिया को ऑर्डर दे चुके हैं और अब भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत ने दक्षिण कोरिया की कंपनियों को 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स का ऑर्डर दिया है, जिसमें से पहली 50,000 किट्स 30 अप्रैल तक भारत पहुंच जाएंगी। हरियाणा सरकार ने चीन की कंपनियों को दिया गया 1,10,000 टेस्टिंग किट्स का ऑर्डर अभी कैंसिल कर दिया है और दक्षिण कोरिया की कंपनी को 1 लाख टेस्टिंग किट्स का नया ऑर्डर दिया है। इनमें 25,000 किट्स सप्लाई की जा चुकी हैं और इन किट्स की कीमत चीन के मुकाबले करीब आधी है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी टेस्टिंग किट्स की सप्लाई के लिए चीन की बजाय दक्षिण कोरिया की कंपनियों को चुना था। चीन को यह आईना दिखाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया को घटिया क्वालिटी के मेडिकल सामान की सप्लाई करके चीन सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमा रहा, बल्कि कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया की इस लड़ाई को भी कमजोर कर रहा है। और अब आखिर में आज का सवाल आज आपको यह बताना है कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के पहले प्रमुख कौन थे। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields, ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, to political war zones, ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। he personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in the Neophthys national carrier. Of this virus, remember in He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman, a no-holds-barred journalist, ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, a decisive editor-in-chief, हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। he battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary
is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in the Neophthys National Carrier. Of this virus, remember in He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे
दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. देखो ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है, कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophis National Carrier. Of this virus, remember in He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global. और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1977 में आज ही के दिन पहली बार ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल लाइव टेलीफोन ट्रैफिक के लिए किया गया था। इसकी शुरुआत जनरल टेलीफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में की थी। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सूचना के संचार का एक ऐसा तरीका है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर से प्रकाश के छोटे छोटे पल्सेस के जरिए सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इस तकनीक ने टेलीकम्युनिकेशंस की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की थी।
वर्ष 1914 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता और निर्देशक बलदेव राज चोपड़ा यानी बी.आर. चोपड़ा का जन्म पंजाब में हुआ था। बी.आर. चोपड़ा ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में असफल होने के बाद अपने करियर की शुरुआत एक फिल्म मैगजीन में एक पत्रकार के तौर पर की थी और वर्ष 1938 में वो मशहूर फिल्म मैगजीन सिने हेराल्ड के एडिटर बन गए थे। एक निर्देशक के तौर पर वर्ष 1951 में आई फिल्म अफसाना उनकी पहली फिल्म थी। बी.आर. चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा को नया दौर, कानून, निकाह, गुमराह और हमराज जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं। उन्हें खास तौर पर 1980 के दशक में आए टेलीविजन धारावाहिक महाभारत के निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, आज इंटरनेशनल अर्थ डे है। वर्ष 1970 में आज ही के दिन पहली बार पर्यावरण को बचाने की मुहिम शुरू करने के लिए अर्थ डे मनाया गया था। आज के दिन हमारी आपसे यही अपील है कि आप पर्यावरण की रक्षा कीजिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए आज के मुकाबले बेहतर प्राकृतिक विरासत छोड़कर जाने का प्रण लीजिए। और वर्ष 1870 में आज ही के दिन रूस के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेता व्लादिमीर इलिच उलियानोव का जन्म हुआ था। एक पढ़े लिखे और धनवान परिवार में जन्मे व्लादिमीर बाद में पूरी दुनिया में लेनिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्लादिमीर लेनिन वर्ष 1922 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी यूएसएसआर के पहले राष्ट्र प्रमुख बने थे। उनके कार्यकाल में रशिया और उसके बाद सोवियत संघ भी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित एक कम्युनिस्ट राज्य बन गया था। व्लादिमीर लेनिन के राजनीतिक सिद्धांतों को लेनिनवाद कहा जाता है और इसे पूरी दुनिया की राजनीतिक विज्ञान की किताबों में आज भी पढ़ाया जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी प्रकृति में सब कुछ देर सवेर पूर्ण हो ही जाता है। इसलिए संकट की इस घड़ी में अपना धैर्य हमेशा बनाकर रखें। नमस्कार।